guys, this is Naman Pathak and welcome to all in Digital Vidyapeeth. Guys, in this video, we will talk about what is data compression, why do we need data compression, and what is compression and reconstruction with the help of a block diagram. So basically, आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा कंप्रेशन होता क्या है, डेटा कंप्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और डेटा कंप्रेशन में ही कंप्रेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का क्या यूज़ है, उसको हम उसके ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ डेटा कंप्रेशन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले हम उसकी टर्मिनोलॉजी से समझते हैं तो चीज़ें समझने में आसानी रहेगी कि डेटा कंप्रेशन, तो डेटा और कंप्रेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ डेटा। तो डेटा क्या है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेटा इज नथिंग बट सेट ऑफ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ स्पेसिफाइड और इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर टॉपिक। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड, वो हमारी क्या कहलाएगी, डेटा कहलाएगा। कंप्रेशन क्या होता है, हमेशा की तरह हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है और काफ़ी जगह भी हम यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ को कम करना, किसी बड़ी चीज़ को दबाकर उसको कम कर देना। तो दोनों मिलके क्या होगा डेटा कंप्रेशन में, बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं, जो नॉर्मल भाषा में हम समझेंगे कि डेटा को हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाह रहे हैं। एक लार्ज साइज का डेटा है, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं उसके साइज को। तो अब इसकी टर्मिनोलॉजी को समझने के बाद हम इसके बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। डेटा कंप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी डेटा के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, उसको एनकोड करते हैं और उसके बिट स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से कि वो कम स्पेस ले अपनी डिस्क में। डिस्क कौन सी होगी, आपकी जो भी स्टोरेज डिस्क होती है सिस्टम के अंदर, उसकी बात हो रही है। तो मॉडिफाई का मतलब कोई भी चेंजेस हमारे डेटा के अंदर। एनकोडिंग का मतलब कि कोई भी जो डेटा है जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे 0-1 की फॉर्म में, वो हमारा क्या हो गया, एनकोडिंग हो गई। और डिकोडिंग भी हम कर सकते हैं इसमें कि वो 0-1 को क्या होगा, समझना जो भी हमारा प्रीवियस डेटा था। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये हमारा जितनी भी स्टोरेज साइज होगा, किसी एक या एक से ज़्यादा डेटा इंस्टेंसेस का जो स्टोरेज साइज होगा उसको रिड्यूस कर देगा। इंस्टेंसेस इज नथिंग बट एलिमेंट। कोई भी डेटा एलिमेंट होगा, वो आपका टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका इमेज हो सकता है, वो आपका वीडियो हो सकता है, वो आपका ऑडियो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसके स्टोरेज साइज को रिड्यूस करना, ये इसके अंदर एबिलिटी होती है। इसलिए डेटा कंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोडिंग भी बोलते हैं और बिट रेट रिडक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सोर्स कोडिंग करता ही है। सेकंड, बिट रेट रिडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिट रेट को रिड्यूस करता है। अब जितने भी ये यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जो भी हमारी वीडियोस बनाते हैं हम, या जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जब उस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर एक 3 चीज़ें आती हैं। पहले ही हमारी बिट रेट आता है, सेकंड हमारा रिजोल्यूशन आता है और फिर उसका एक्सपोर्ट का आता है किस तरीके का आपको फ्रेम रेट रखना है। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी डिसाइड करती हैं कि वीडियो की जो उसका साइज होगा वो किस तरीके से हमारा बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा। मतलब अगर हम एक ही वीडियो को 480 पर बना रहे हैं तो उसका साइज़ ऑब्वियसली छोटा होगा, लेकिन उसी वीडियो को अगर मैं बहुत ज़्यादा उसका रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ, उसका बिट रेट बढ़ा देता हूँ, तो उसका साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर बिट रेट रिडक्शन इसको इसलिए बोला जाता है। तो बेसिकली क्या, ये एक तरीके का आर्ट है और एक साइंस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या करना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब ये जो कॉम्पैक्शन होगा इन्फॉर्मेशन का, ये किसके थ्रू होगा, ये उसके स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट है डेटा के अंदर, हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। ये जो कॉम्पैक्शन है इन्फॉर्मेशन का, ये हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है डेटा के अंदर। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम उस डेटा को, उस जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉम्पैक्ट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिसलिए उसी तरीके से है कि जब तक डॉक्टर को
पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है, तब तक वो उस चीज़ की दवाई दे ही नहीं सकता और आपकी बीमारी को रिड्यूस कर ही नहीं सकता। सेम इसी तरीके से यहाँ पर है कि जब तक जो भी हमारा डेटा है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम डेटा को रिड्यूस कर ही नहीं सकते, उसको कॉम्पैक्ट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो कंप्रेस्ड डेटा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा फर्क करता है दोनों ही के बीच में, रिसीवर और सेंडर। जब तक रिसीवर और सेंडर दोनों ही एनकोडिंग और डिकोडिंग स्कीम को समझ नहीं पाएंगे तब तक कंप्रेस्ड डेटा का कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब हुआ? ये सेम उसी तरीके से है कि जैसे हमारा एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और जो हमारा सेंडर है उसने किसी भी डेटा को एक कोड की फॉर्म में रिसीवर को भेजा। अब जब तक रिसीवर उस चीज़ को उसने एनकोड कर दिया, और एनकोड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने जैसे कोई भी मेरा एक डेटा है उसको मैंने किसी दूसरी फॉर्म में कोड में उसको भेज देना। जैसे मैं सिंपली ये लिखना चाह रहा था व्हाट इज डेटा कंप्रेशन, तो ये मेरा एक सिंपल इंग्लिश मीनिंग है जिसको हर कोई समझ लेगा। लेकिन अगर मैंने इसी का कोई कोड वर्ड बना दिया कि वॉट को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्रेशन को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो हमारा एक कोड है वो सिर्फ दो लोगों को पता है, सेंडर को और रिसीवर को। तो सेंडर जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगा रिसीवर को वो तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा ये हमारा कोड है और इसको मैं इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसको जो एनकोडेड डेटा था उसको डिकोड करके समझ लेगा। और अगर उसका भी कोई इंफॉर्मेशन रिसीवर को देनी है, सेंडर को देनी है, तो वो तुरंत उसको फिर से एनकोड करेगा और फिर से समझ लेगा वो। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो गई हमारी कंप्रेस्ड डेटा कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पर अगर रिसीवर नहीं समझ पा रहा है तब भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर सेंडर नहीं समझ पा रहा है तब भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये हमारी सिंपल लाइफ में भी होता है। अगर सामने वाले को इंग्लिश समझ में नहीं आती है और कोई बंदा उसको बार बार इंग्लिश के ही वर्ड बोले जा रहा है तो उसको समझ में ही नहीं आएगा वो सामने वाला क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो सेम यहाँ पर है, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया है कि कंप्रेस्ड डेटा को समझने के लिए हमको दोनों को, रिसीवर को डिकोडिंग मेथड आना चाहिए और जो हमारा सेंडर है उसको एनकोडिंग मेथड आना चाहिए, कि जिससे वो आसानी से एनकोड कर दे और जो एनकोडेड डेटा है वो रिसीवर आसानी से उसको डिकोड कर ले। तो ये हो गया हमारा डेटा कंप्रेशन क्या होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा आज की वीडियो का कि ज़रूरत क्या पड़ी डेटा कंप्रेशन की, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटा कंप्रेशन। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। पहला पॉइंट कि कंप्रेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमारे जितने भी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क स्पेस हो गया, ट्रांजिशन बैंडविड्थ बोलो, उन दोनों को ही क्या करता है, उसके कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। उससे क्या होगा, ये जितने भी हमारे एक्सपेंसिव रिसोर्सेज हैं इनका जो स्पेस होगा वो कम लेंगे और हम ज़्यादा डेटा एक ही में डाल सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। कि अगर मेरे को 100 वीडियो स्टोर करने के लिए इतनी हार्ड डिस्क की ज़रूरत थी, 500 GB के हार्ड डिस्क की ज़रूरत थी, और मैंने क्या किया, उस सारी 100 वीडियोस का डेटा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो 500 GB की हार्ड डिस्क में आ ही नहीं पा रही हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे दूसरी हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी। अगर मैंने उसी 100 वीडियो के जो डेटा है उसको कंप्रेस कर दिया और उसको रिड्यूस कर दिया, तो वहाँ पे आसानी से क्या हो सकता है, 100 वीडियोस आ सकती हैं 500 GB के हार्ड डिस्क में, और इवन स्पेस बच भी जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो कंजम्पशन हुआ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज का वो भी कम हुआ और फिर जो हमारा खर्चा था वो भी बच गया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि अगर कोई हमारा अनकम्प्रेस्ड टेक्स्ट या फिर मल्टीमीडिया है, अब मल्टीमीडिया कोई सा भी हो सकता है, वो स्पीच हो सकता है, वो इमेज हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, उसमें ह्यूज नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ पर लार्ज बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी। अब लार्ज बैंडविड्थ कैसे हासिल हो सकती है, सिर्फ दो ही तरीके से, या तो हम स्टोरेज स्पेस को कम कर दें या फिर हम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट को कम कर दें। और वो दोनों चीज़ें कैसे कम हो सकती हैं, वो सिर्फ हमारी एक प्रॉपर एनकोडिंग स्कीम के थ्रू हो सकती हैं। प्रॉपर एनकोडिंग स्कीम का क्या मतलब है कि कंप्रेशन के अंदर जितनी भी हम अलग अलग स्कीम्स पढ़ते हैं, अलग अलग जो टेक्निक्स पढ़ते हैं, उनको अप्लाई करके हम
किसी भी डेटा की, किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी मल्टीमीडिया की जो अनकम्प्रेस्ड है, हम उसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं, उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, ट्रांसमिशन जो बैंडविड्थ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसके इंक्रीज होने से, लार्ज बैंडविड्थ की इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारे जो नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए वो आसानी से जितनी ज़रूरत है उतने में काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो ये है कि जो डेटा कंप्रेशन की अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, जो हम आगे जाके नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो डेटा है सिर्फ हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। इसके कई सारे फैक्टर्स और भी हैं जिसकी वजह से हमारे डेटा कंप्रेशन के जो टेक्निक्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा इसमें क्या है, डेटा की जो डिग्री है कंप्रेशन की वो क्या होनी चाहिए, ये भी फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा डिस्टॉर्शन हुआ है डेटा के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, या जो भी हमारा मल्टीमीडिया है उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस हुआ है उसका अमाउंट क्या है, और जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज उसके अंदर यूज़ हुए हैं उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको फिर से डीकम्प्रेस करने के लिए डेटा को, वो क्या है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे जिसकी वजह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि डेटा कंप्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक बार मैं समराइज़ करूं तो कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज हमारे जितने भी थे वो रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया और हमारी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें ह्यूज बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूज नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग प्रॉपर टेक्निक्स हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से हमारा क्या हो जाए, एक लार्ज अमाउंट हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी बिट्स की वो रिप्रेजेंट हो पाए और हमारी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा हो जाए, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हमारी लार्ज हो जाए। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जितनी भी हमारे डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स हैं उसका काम सिर्फ कंप्रेशन करना नहीं है डेटा को, मतलब सिर्फ वो डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स पर ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से डेटा कंप्रेस होता है। उसमें क्या क्या हमने फैक्टर्स देखे कि कंप्रेशन की डिग्री क्या है, जो डिस्टॉर्शन हमने उसको किसी भी डेटा में इंट्रोड्यूस किया उसका अमाउंट क्या है, और थर्ड कि जो हमारी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज थे कंप्रेशन के लिए और डिकम्प्रेस करने के लिए किसी भी डेटा को, वो किस अमाउंट पर है। अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज़ कंप्रेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन डेटा कंप्रेशन। तो किसी भी कंप्रेशन टेक्निक या फिर कंप्रेशन एल्गोरिथम को डिफाइन करने के लिए हमें 2 अलग अलग एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है। पहली एल्गोरिथम है कंप्रेशन एल्गोरिथम और दूसरी एल्गोरिथम है हमारी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। तो कंप्रेशन एल्गोरिथम बेसिकली क्या करती है, ये किसी भी डेटा का इनपुट लेती है, जैसे मैंने सपोज किया x इनपुट उसने ले लिया, और एक उसका रिप्रेजेंटेशन जनरेट करती है xc के नाम से। और उस रिप्रेजेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि जो ओरिजिनल डेटा था वो हमारा उसके कंपैरिजन में उसमें कम बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब हमारा डेटा कंप्रेस हो चुका है और डेटा कंप्रेस होके XC की फॉर्म में बन चुका है, जो कि हमारा ओरिजिनल डेटा का ही रिप्रेजेंटेशन है, बट फ़र्क क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा था उसके कंपैरिजन में हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव डेटा है, XC रिप्रेजेंटेटिव डेटा है, उसकी जो नंबर ऑफ बिट्स है वो क्या है, कम है, मतलब कंप्रेस हो चुका है डेटा। अब XC जो है उसको फिर से हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे वो दोबारा रीडेबल फॉर्म में आ जाए, हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो हमारा दोबारा से आ जाए। तो रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा अगेन एक Y बन जाएगा पेज जिसको नाम दे दिया है, और इस तरीके से हमारे ये पूरी कंप्रेशन और रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक काम करती है। सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिनल डेटा कंप्रेस होगा और कंप्रेस होके फ्यूअर बिट्स में वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव बना देगा ओरिजिनल डेटा का, फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट होगा जिससे हम उसको समझ सकें, और रिकंस्ट्रक्टेड डेटा क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है जो एक सेंडर द्वारा भेजा हुआ रिसीवर को मिलता है। तो होपफुली गाइस आज की वीडियो में आपको जो भी मैंने 3 चीज़ें डिस्कस करी कि डेटा कंप्रेशन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और जो हमने कंप्रेशन और रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और उसको ब्लॉक डायग्राम से समझा, वो सब क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आंसर मिलेगा हर क्वेश्चन का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।